गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट और आज का जो टॉपिक है वो है कैटलिक प्रॉपर्टीज या कैटलाइटिक प्रॉपर्टीज। कैटलिक प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको सबसे पहले कैटलिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। कैटलिस्ट क्या होते हैं तो हम जानते हैं कि अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन बट नॉट कंज्यूम्ड बाय द रिएक्शन। यानी कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते हैं। काय के लिए काम में लिए जाते हैं? स्पीड को बढ़ाने के लिए, लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम्ड नहीं होते हैं। यानी रिएक्शन में जैसे डाले जाते हैं वैसे ही हमें मिल जाते हैं, लेकिन रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको तेजी से करने के लिए कैटलिस्ट डाले जाते हैं। क्या डालेंगे? रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट। अब इसका क्या है, कैटलिस्ट किस तरह काम करते हैं? कैटलिस्ट वही काम करते हैं उन डी ऑर्बिटल्स के साथ काम करते हैं जिनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होते हैं। यानी डी ब्लॉक के अंदर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वही कैटलिस्ट काम करते हैं। जैसे कि एक कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट डाला अपने कंपाउंड के जो बैक एंड डी ऑर्बिटल है उसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एक अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ये बना हुआ अनस्टेबल कंपाउंड तेजी से डिकम्पोज होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। यानी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दी। पहले जहां प्रोडक्ट बनने में टाइम लग रहा था, पहले अनस्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, देन डिकम्पोज किया गया, वो कंपाउंड डिकम्पोज होगा और मेन प्रोडक्ट बना देगा। यानी कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को अप कर रहे हैं लेकिन कंज्यूम नहीं किए जा रहे। अनस्टेबल कंपाउंड टूटता है और वो टूट के क्या बनाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए वो क्या करते हैं, रिएक्शन में कंज्यूम्ड नहीं किए जाते। कौन? कैटलिस्ट। अभी तक हमने देखा था कैटलिक प्रॉपर्टीज, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं कैटलिस्ट कहलाते हैं, लेकिन रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते। कैटलिस्ट प्रॉपर्टी शो करने के लिए क्या होना चाहिए, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए या डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ अमोनिया की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करें, उसमें प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। देन है अमोनिया की जो हैबर विधि है अमोनिया बनाने की N2+3H2, इसमें आयरन एज ए कैटलिस्ट वर्क कर रहा है और यहाँ पर अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। कैटलिस्ट सॉलिड फॉर्म में डालेंगे तो सॉलिड में ही हमें मिलेगी, रिएक्शन अपनी कंडीशन के हिसाब से चलती रहेगी। उसके बाद क्या है, अनसेचुरेटेड ऑयल से जब रिएक्शन उसी कराई जाएगी हाइड्रोजन से, उसमें एज ए निकिल को कैटलिस्ट यूज किया जाएगा और आपको अनसेचुरेटेड घी का फॉर्मेशन करना है या अनसेचुरेटेड फैट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन है अनसेचुरेटेड ऑयल से अनसेचुरेटेड फैट का फॉर्मेशन करने की रिएक्शन। इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा, इसमें निकिल कैटलिस्ट को यूज किया जाएगा। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है आपका पॉलीथीन। फेमस रिएक्शन है पॉलीथीन। एथीन से पॉलीथीन बनाने की जो रिएक्शन है उसमें टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को एज ए कैटलिस्ट को यूज किया जाता है, TiCl4। यानी एथीन से पॉलीएथीन के फॉर्मेशन के लिए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। ये कैटलिस्ट है और इसके एग्जाम्पल, बस आपको यही देखना है कैटलिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए उस एटम के पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते, उसका रिएक्शन से कोई मतलब नहीं होता, उसको काम होता है सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करवाना, ठीक है। एक बार देखिए आप इसको। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट का कलर। कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर है, क्या इसके अंदर कलर के बारे में बताया जाता है, उसके लिए हम इस टॉपिक में समझेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं मोस्टली कलरफुल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर डी ट्रांजिशन होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट कलरफुल होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें डी ट्रांजिशन होता है। अब डी ट्रांजिशन क्या होता है, इस चीज को हम समझेंगे। सबसे पहले जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो संख्या में होते हैं 5। इस कंडीशन को बोलते हैं डी जनरेट स्टेट ऑफ डी ऑर्बिटल। डी जनरेट स्टेट ऑफ डी ऑर्बिटल में पांचों डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो एक समान होती है और एकदम स्टेबल कंडीशन होती है। लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड या कोई अन्य फैक्टर इसकी रिएक्शन करने के लिए आती है तो ये डी ऑर्बिटल अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में? एक तो रीजन चला जाता है हाई एनर्जी लेवल,
हाई एनर्जी लेवल, दूसरा चला जाएगा लो एनर्जी लेवल। क्या करा सबसे पहले डी ग्रुप जिनकी एनर्जी एकदम इक्वल थी, एकदम एक स्टेबल कंडीशन में थे, उन्होंने किसी बाह्य फैक्टर यानी किसी रिएक्शन करने के लिए अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक रीजन तो हो गया हाई एनर्जी लेवल, दूसरा हो गया लो एनर्जी लेवल। इस हाई और लो एनर्जी लेवल के अंदर डी कक्षक अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इसमें उपस्थित मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही 2 लेवल में डिवाइड हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विजिबल रीजन से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा। विजिबल रीजन से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और कहाँ चला जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में। और यहाँ हाई एनर्जी लेवल में कुछ टाइम रहने के बाद जब ये वापस अपने रीजन में आता है, अपनी क्लास में जब वो वापस रिटर्न होगा, जैसे ही अपनी क्लास में वापस रिटर्न होगा तो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, उसको ये कलर के रूप में एमिट कर देता है। देखिए यहाँ पर इसने क्या करा, जो इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी थी वापस अपनी क्लास में किसके रूप में रिड्यूस कर दी, कलर के रूप में रिड्यूस कर दी। इसी तरह इस ट्रांजिशन को एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है, डी ट्रांजिशन। एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन क्या कहलाता है, डी ट्रांजिशन। कैसे हुआ, सबसे पहले पांचों डी ऑर्बिटल एक समान थे, उनकी एनर्जी समान थी, उनकी स्टेबल कंडीशन थी। जैसे ही वो अनस्टेबल कंडीशन में या रिएक्टिव कंडीशन में गए तो वो अपने आप को 2 क्लास में डिवाइड कर लिया, हाई एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल। इस कंडीशन को बोलेंगे यहाँ पर ग्राउंड स्टेट, इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बिल्कुल स्टेबल रहता है, लेकिन ग्राउंड स्टेट से जैसे ही इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, इसका एब्जॉर्प्शन करना है एनर्जी का। जैसे ही एनर्जी अब्जॉर्ब कर देगी क्या जाएगा, हाई एनर्जी लेवल में। और हाई एनर्जी लेवल में एक्साइटेड होकर गया है तो वो स्टेट कहलाएगी एक्साइटेड स्टेट। और जैसे ही हाई एनर्जी लेवल में कुछ क्षण रहेगा तो वापस कहाँ लौटेगा, अपने लेवल में लौटेगा। और जैसे ही अपने लेवल में लौटेगा जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी इसको रिड्यूस कर देगा इसके रूप में, कलर के रूप में। इसीलिए जो डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट या आयन होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल हो पाता है। और डी ट्रांजिशन जब पॉसिबल हो पाएगा वो सभी क्या हो जाएंगे, कलरफुल हो जाएंगे। ठीक है, एक बार आप इसको देखिए। अब आपने कलर का कॉन्सेप्ट तो देख लिया, डी ट्रांजिशन। अब डी ट्रांजिशन कहाँ पॉसिबल है, कहाँ का नहीं, या कौन कौन से कंपाउंड कलरफुल है, कलरलेस। पहले तो वो डी ऑर्बिटल के कंपाउंड जिनके डी ऑर्बिटल फुलफिल्ड होंगे, देखिए वो डी ऑर्बिटल जिनके डी ब्लॉक जो होगा वो फुलफिल्ड होगा, वो सब क्या होंगे, कलरलेस। जिनका डी ऑर्बिटल में एक भी वैकेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सब कैसे हो जाएंगे, कलरलेस। दूसरा क्या है, जिन डी ऑर्बिटल के पास अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी क्या होंगे, कलरफुल। वही बात आ गई, जिनके डी ऑर्बिटल फुलफिल होंगे वो सब हो जाएंगे कलरलेस। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या चाहिए, उसको खाली जगह चाहिए, इलेक्ट्रॉन वैकेंट स्पेस चाहिए इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट करने के लिए। जब डी ऑर्बिटल फुलफिल होगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं कर पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। देन दूसरा है डी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस भी एटम के पास, जिस भी आयन के पास डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल हो पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर लेगा वो सब क्या हो जाएंगे, कलरफुल। एक कंडीशन लगती है कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन लोकल केस
बराबर हो जाएगा। वो सब भी क्या हो जाएंगे, कलरलेस। नोबल गैस के अपने आप में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जो भी एटम से बनने वाले आयंस, जो भी डी एलिमेंट के जो एटम है, जो एलिमेंट्स हैं, उनसे बनने वाले जो आयन जिनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के बराबर हो गया, वो सभी जनरली क्या हो जाएंगे, कलरलेस। तीन कंडीशन पढ़िए, तो जिनके डी ऑर्बिटल फुलफिल होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, कलरलेस। एक, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब होंगे कलरफुल, और जिनके डी ऑर्बिटल का या आयनों का, डी ऑर्बिटल के जो एलिमेंट है उनके इससे बनने वाले आयन, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए नोबल गैस के बराबर आ रहा है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, कलरलेस। इन तीनों कंडीशन को हम इन आयंस के ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे कि स्केंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, यानी 21 होता है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 3d1। लेकिन स्केंडियम +3 की जब बात करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाएंगे यहाँ से। जब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं तो स्केंडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 4s0 3d1, यानी इनर मोस्ट शेल में उसके पास 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। स्केंडियम +3 के पास 18 इलेक्ट्रॉन निकल, और 18 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के अंदर ऑर्गन के। 18 इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, ऑर्गन के, और ऑर्गन क्या है, एक नोबल गैस से, और नोबल गैस से तो स्केंडियम +3 कैसे हो जाएगा, कलरलेस। इसके बाद है क्रोमियम +2। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, और जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का, क्रोमियम 24, 4s1 3d5 क्रोमियम का, 4s1 3d5। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्रोमियम से 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पहला तो निकलेगा S से और दूसरा निकलेगा D से, तो क्या हो जाएगा 4s0 3d4, यानी डी ऑर्बिटल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4, और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, कलरफुल। इसी के तरह कॉपर का देखिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 29 है, तो आउटर मोस्ट शेल में 4s1 3d10, डी ऑर्बिटल कंप्लीट फिल। तो यहाँ पर जो अपनी तीसरी वाली कंडीशन है ना, डी ऑर्बिटल फुलफिल होगा तो वो भी कलरलेस होंगे। तो कॉपर से +1 बनाना है, एक इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस करना है, तो 4s0 3d10। जब 3d10 की बात होगी, डी ऑर्बिटल कैसा है, कंप्लीट है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करने के लिए डी ऑर्बिटल का खाली होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर खाली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं, तो ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। उसी तरह जिंक की जब आप बात करेंगे, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिंक 30, ठीक है। जिंक से जिंक +2 बनाओगे आप, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या रह जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक जो 4s2 3d10, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जिंक +2 में, कितना रह जाएगा, 4s0 और 3d10। इसका भी डी ऑर्बिटल फुलफिल है, ये भी कलरलेस हो जाएगा। आयरन की जब बात करेंगे, आयरन का होता है 26, इससे आयरन +3 बनाएंगे तो क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस कर देगा। यहाँ 26 है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना रह जाएगा, 4s2 3d6, इसका रह जाएगा 4s0 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से, 1 इलेक्ट्रॉन d से, तो d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा हो जाएगा, ये कलरफुल। तो कलरफुल और कलरलेस को देखने के लिए सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन उस एटम का हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर देखिए, आपने देखिए उसके आयन के, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, कितने आयन निकल रहे हैं, तो उतने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल से निकालकर सबसे पहले क्या करेंगे, उसके आउटर मोस्ट शेल से S ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर D से निकलेगा। अगर उसके पास वेकेंट इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं तो वो हो जाएगा कलरफुल, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहे तो वो क्या हो जाएंगे, सब कलरलेस। या डी ऑर्बिटल, इसके 3 कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन का आप ध्यान रखना। डी ऑर्बिटल अगर फुलफिल्ड होगा तो कलरलेस होगा, और एक कंडीशन क्या है, अगर किसी एलिमेंट का
एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बराबर हो जाए, नोबल गैस के बराबर हो जाए, वो सब कैसे हो जाएंगे, कलरलेस। तो इस चीज को आप ध्यान में रखते हुए बहुत सारे आयंस को कलरफुल और कलरलेस में डिवाइड करें। ये तीनों कंडीशन मस्ट नेसेसरी है। सिर्फ और सिर्फ कलरलेस दो ही कंडीशन में होंगे, या तो डी ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो D10 होगा, या फिर जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है किसी आयन का वो आना चाहिए नोबल गैस के बराबर। इसी कंडीशन में कलरलेस होंगे। बाकी जिसके भी पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है या अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो सभी कैसे हो जाएंगे, कलरफुल हो जाएंगे। यही हमारा कलर का कॉन्सेप्ट था। कलर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले डी ट्रांजिशन पता होना चाहिए। डी ट्रांजिशन कहाँ पॉसिबल होगा, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा उसे भी डी ट्रांजिशन बोलेंगे। डी ट्रांजिशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा डी ऑर्बिटल कलरफुल है और कौन सा डी ऑर्बिटल कलरलेस है। इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए ये तीन कंडीशन हमको फॉलो करना पड़ेगी। वो डी ऑर्बिटल जिसके अंदर डी ऑर्बिटल कैसा होगा, फुलफिल होगा, जनरली कलरलेस हो जाएंगे। या फिर वो डी ऑर्बिटल जिसका कॉन्फ़िगरेशन डी ऑर्बिटल के वो आयन जिनका कॉन्फ़िगरेशन इसके बराबर हो जाए, नोबल गैस के बराबर हो जाए, वो भी कलरलेस। कलरफुल के लिए सिर्फ एक कंडीशन वेरी करेगी, वो क्या है, अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास भी अनपेड ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी कैसे होंगे, कलरफुल। ये तीनों कंडीशन थी, कलर का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।